परमाणु की nवें कक्ष में ऊर्जा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पहले तो आपको nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि उन्होंने दिया है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना है? फर्स्ट से सेकेंड। तो इसको याद कैसे रखोगे? जो फर्स्ट से सेकेंड, आंसर में 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, फर्स्ट से सेकेंड। सॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट से सेकेंड मतलब 10.2 याद रखना, E2 माइनस E1 माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब होता? 12.09। जब इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 में पहुंचाते तो 12.09 या 12. ये कब होता? 13.6। जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से इनफाइनाइट में भेजते तो जितनी एनर्जी की जरूरत है वो होती 13.6। तो आप फॉर्मूला याद रखना, -13.6। और अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो ऊपर Z² अपॉन n²। एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजना है तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 10.2। और एक खास बात याद रखना, अभी अपन इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में भेज रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तो उतनी एनर्जी आपको रिलीज कर देगा फोटोन के फॉर्म में। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपन 1 से 2 में भेज रहे हैं तो अपन को 10.2 एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तो वो कौन से मेंबर बनेगा, किस सीरीज का मेंबर बनेगा? तो ध्यान रखना, वो लाइमन सीरीज का मेंबर बनेगा, लाइमन श्रेणी का सदस्य बनेगा। तो द रिलेशन नहीं, बामर के लिए 2, बी से बामर, बी से 2। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस बाई बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज। बाई के ईटा में रिलेशन, के बल्क मॉडुलस है, बाई यंग मॉडुलस है और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो इनके बीच रिलेशन होता है 9 ईटा के अपॉन ईटा प्लस 3 के। इसमें आप 4 रिलेशन याद रखना। देखिए, एक रिलेशन तो ये है y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। y इज इक्वल टू 9 ईटा के ईटा प्लस 3 के और y इज इक्वल टू 3 के, यहां बाई यंग मॉडुलस है, ये देख रहे हैं आप, ईटा से भी बड़ा है और सिग्मा तो बहुत छोटा। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है 0.5 तक होती है, -1 से 0.5। व्यवहारिक तौर पर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो 0 से 0.5। बताइए इसका यूनिट किसके बराबर है? प्रेशर के। इसका यूनिट प्रेशर के, और इसका यूनिट होता ही नहीं है, स्ट्रेन के बराबर। विकृति की तरह इसका भी कोई यूनिट नहीं है, पॉइसन रेशियो का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इट इज द रेशियो टू स्ट्रेन। ये 2 विकृतियों का अनुपात है। तो बाई के 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, बाई के ईटा ये जो मॉडुलस है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। मतलब मटेरियल बदलेगा तभी ये बदलेंगे। मटेरियल का मतलब जैसे कॉपर का तार है उसकी जगह स्टील का वायर लिया जाए तो बाई बदल जाएगा, गोल्ड का वायर लिया जाए तो उसके लिए बाई बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर लेंथ को l/2 कर दें, रेडियस को r/2 कर दें तो बाई कितना रहेगा? बाई तो बाई ही रहेगा, क्योंकि बाई मटेरियल पर डिपेंड है। तो बाई इज इक्वल टू 3k 1 - 2 सिग्मा, बाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, बाई इज इक्वल टू 9 ईटा k अपॉन ईटा प्लस 3k। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी।
ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये हमने दो रॉड लिए हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज में अगर हम दो रॉड लेते हैं तो 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। ये डाइलेक्ट्रिक की तरह है, जैसे हमने हाफ डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भरा था परावैद्युतांक, तो 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 आया था। लेकिन इसमें कई बार क्या गलती होती है, अपन ने स्प्रिंग कांस्टेंट में पढ़ रखा है k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, डाइलेक्ट्रिक में 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 ही पढ़ा है, जब डिस्टेंस हाफ करके उनमें डाइलेक्ट्रिक भरते हैं। लेकिन स्प्रिंग में पढ़ते हैं अपन, दो स्प्रिंगें जब सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो केवल k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, लेकिन यहां पर दो का मल्टीप्लाई करना है। तो दो का मल्टीप्लाई किस में करना है, एक तो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जैसे आप बोलोगे आपको दो शब्द कहीं ना कहीं दिखेगा, डाई दो, डाइलेक्ट्रिक में दो का, स्प्रिंग में आपको सिंगल शब्द दिखेगा, स्प्रिंग सिंगल रखना है, मतलब उसमें दो का मल्टीप्लाई दो नहीं आएगा। तो k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो यहां पर k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 की जगह क्या आ जाएगा, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस, हार्मोनिक की तरह है। जैसे आपने देखा था एक हाफ डिस्टेंस में, जब अपन हाफ डिस्टेंस चलते थे, आधी डिस्टेंस अ पर्सन ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, आधी आधी दूरी 2v1 v2 अपॉन प्लस v2। फिर अपन ने hm हार्मोनिक मीन, फिर अपन ने इसी कॉन्सेप्ट को डाइलेक्ट्रिक में देखा, हाफ हाफ में आधी आधी दूरी में अपन ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। साथ ही अपन ने अब यहां पर देखा थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पर भी 2 है, लेकिन कहां 2 नहीं था, ध्यान रखना, स्प्रिंग में जो k थे जिन्हें अपन स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, वहां सिंगल स्प्रिंग सिंगल, वहां सिंगल का ही मल्टीप्लाई करना है या दो। हाँ, अगर लेकिन ये तो अभी सीरीज में, अगर ये पैरेलल में होते तो k1 प्लस k2 अपॉन, और अगर स्प्रिंग पैरेलल में होती तो केवल k1 प्लस k2। हाँ, डाइलेक्ट्रिक अगर एरिया के पार्ट करके डाइलेक्ट्रिक भरते, वहां पर भी k1 प्लस k2 अपॉन 2, और अ पर्सन ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विद वेलोसिटी v2, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। सरल आवर्तगत करते हुए कण के आवर्त काल को नियत रखकर यदि इसके आयाम को 3/4 कर दिया जाए तो इसकी कुल ऊर्जा, देखिए अपन ने एक फॉर्मूला याद किया था पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को एक्स या वाई से लिखते हैं, या हाफ एम के की जगह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अपन ने याद किया था 1/2m ओमेगा स्क्वायर 1/2m v स्क्वायर था ना, तो b की वैल्यू थी, ऐसा था, b की वैल्यू आपको याद है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की वैल्यू तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक टोटल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया a स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है 3/4। ये क्वेश्चन ये भी आता है, क्या टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है? नहीं है, तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदला करो, आयाम हो रहा है 3/4, यहां 3/4 लिख दो तो 9/16 समानुपाती को गुणा में बदला करो, जो बदल रहा है उसको यहां लिख दो, और 9/16 तो आंसर आ गया 9/16। ये तीनों फॉर्मूले याद करना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आपको याद है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R2R दिया है
एक बात याद रखना, कभी भी यहां का डबल हो, ये डबल लिखा है, अगर डबल दिया जाए तो डबल वाला आंसर होगा। डबल दिया जाए तो डबल वाला आंसर कैसे, ये R है, ये 2R है, R 2R, ठीक है। अगर यहां 1 हो, यहां 2 हो, यहां 1 हो और 2 हो तो 2, यहां 2 हो, यहां 4 हो। और एक खास बात याद रखना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के आंसर कभी 0 और इनफाइनाइट ना लगाया करें। तो 0 नहीं लगाना है, इनफाइनाइट नहीं लगाना है। अब आप सोचिए कि R तो ये है ही, कुछ इतना बड़ा सर्किट लगा है, कुछ तो अंतर आएगा, तो R से तो अलग हो जाएगा। एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं आप चाहो तो, RAB R1 प्लस R3 प्लस माइनस, आपको प्लस ही लेना है, रूट R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर माइनस रूट R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर 4R2 R1 प्लस R3 अपॉन 2। ये देखिए R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 कितना है, देखो ये होता है R1, ये होता है R2 और ये होता है R3 जो दिया नहीं है। बताइए R1 प्लस R3 कितना हो गया, R प्लस, केवल प्लस लेना है, R1 प्लस R3 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर लिया बस, अब इसी का स्क्वायर कर दो, बार बार R1 प्लस R3 करने की आवश्यकता नहीं है। इसका 4R2 से मल्टीप्लाई, R2 कितना है 2R, इसका मल्टीप्लाई जो बाहर रखा है, अपॉन कितना है, अपॉन कितना है 2। ये देखिए 8 और 1 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 3R और R 4R अपॉन 2, तो कितना हो गया 2R हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर 2R आप याद भी रखेंगे, अगर यहां का डबल यहां पर हो तो आंसर डबल वाला होगा। जब भी इसका आंसर डबल यहां पर दिया जाए डबल वाला आंसर हो जाएगा। अब आपको एक ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल और R की वैल्यू दी है 3। ट्राइंगल के लिए हमने आपको बताया एक जैसे रेजिस्टेंस जुड़े हो तो आप तो याद कर लो 2R/3, क्योंकि करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको V और R दोनों आना चाहिए। V तो गिवन है और R अपन काउंट कर लेंगे, R कैलकुलेट कर लीजिए, R कितना है 3, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R डैश, V कितना है 30, R डैश कितना है 2, कितना आ गया 50 एम्पियर। इसमें अलग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्राइंगल के लिए केवल पूछा जाए तो 2R/3, R आपको गिवन है, R कितना गिवन है 3 गिवन है, तो इसका आंसर हो गया 15 एम्पियर। स्टॉप। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड क्यों कैलकुलेट करना है। आपको पता है सीरीज में या तो टोटल चार्ज पूछे या 6 पर चार्ज पूछे, 3 पर पूछे, 2 पर पूछे, सब पर चार्ज सेम होता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 6 माइक्रोफैरड पर कितना चार्ज होगा, 2 पर कितना होगा, 3 पर कितना होगा, तो सब पर चार्ज सेम होगा। तो लेकिन चार्ज कैलकुलेट करने के लिए C और V दोनों का नॉलेज अपन को होना चाहिए। C यहां पर कितना हो जाएगा देखिए, और C कैलकुलेट करने का एक तो 3 वाला फॉर्मूला है, लेकिन आप तो प्रोडक्ट अपॉन सम से, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 2 ही शब्द हैं, प्रोडक्ट और सम, तो 2 में ही लगाएंगे, तो 18 अपॉन 9 कितना हो गया 2। अब 2 और 2 दो एक जैसे C/2, या प्रोडक्ट अपॉन सम अप्लाई कीजिए 4 अपॉन 4 1, तो फी आ गया 1, V कितना है, तो ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से चलेगा, 2 पर भी 20, 3 पर भी 20, 6 पर भी 20, टोटल भी 20, तो 20 माइक्रो।
इसमें देखिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R से तो अलग आएगा, 0 आएगा नहीं, इनफाइनाइट आएगा नहीं, तो R से अलग आना है, 0 आना नहीं है, इनफाइनाइट आना नहीं। √3 + 1 × R, इसको चाहो तो एज रिजल्ट जैसे आपने R और 2R याद किया था वैसे आप इसको भी याद कर सकते हैं। R और 2R वाले में आपने याद किया था, अगर यहां का डबल हो तो ये डबल वाला आंसर होता है। कहां तक हो सर्किट? इनफाइनाइट, तो डबल। उसी तरह आप इसको भी याद कर लेना, R और ये अप टू इनफाइनाइट तक है, इसको एज ए रिजल्ट ही याद रखेंगे, √3 + 1 × R। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना देखिए, R1 + R3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा जो इक्वेशन आता है उसको सॉल्व करते हैं वर्ग समीकरण, तो उससे ये बनता है R1 + R3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर करो प्लस 4R2 के साथ इसी का मल्टीप्लाई अपॉन 2। अब देखिए R1 + R3 R और R 2R प्लस, केवल प्लस लेना, इसका स्क्वायर। देखिए एक इनफाइनाइट सर्किट दिया है, इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1 × R, तो RAB R1 + R3, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, प्लस माइनस ये फॉर्मूले का है, -b ± √b² - 4AC/2a, उससे इसका सॉल्यूशन होता है। तो √R1 + R3 का होल स्क्वायर प्लस 4R2 R1 + R3/2, R1 + R3, ये R1 R2 R3, R और R 2R प्लस इसका स्क्वायर कर दो, इसका 4R2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार R1 + R3 कर लिया करो, फिर उसका स्क्वायर उसका 4R2 से मल्टीप्लाई अपॉन 2, 4 × 8 8 4 12, 2R + 2 √3R/2, √3 + 1 × R, और इसको एज ए रिजल्ट भी याद कर लेना क्योंकि इस पर ये दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन अप टू इनफाइनाइट, तो RAB √3 + 1 R की जगह बन, ठीक है। अगर ये 2 2 है तो R की जगह पे 2 रख देंगे, अप टू इनफाइनाइट, तो √3 + 1 × 2, और √3 की वैल्यू 1.732 + 1 × 2, वैसे भी सॉल्व करके दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 5 और 20 9 वोल्ट चार्ज पूछा है। आपको पता है चार्ज किसी भी कंडेंसर पर पूछे सीरीज में चार्ज जो नेट चार्ज होता है वही प्रत्येक कंडेंसर पर चार्ज होता है। तो 12 5 और 20, ये 12 है, ये 5, ये 20। देखो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तो 3 वाला फॉर्मूला, लेकिन 2 वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन सम। जब भी होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, हाँ वैल्यू कम से भी कम आएगी, इन दोनों में जो कम होगा उससे भी कम आएगा आंसर। तो 12 और प्रोडक्ट अपॉन सम की एक खास बात है, 2 शब्द हैं, एक प्रोडक्ट है और एक सम है, और ये 2 में ही अप्लाई हुआ। 48/16 3, जब भी होगा प्रोडक्ट अपॉन सम वैल्यू कम से भी कम आएगी। Q = CV, यहां से जो चार्ज गया वो 20 में भी होगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है 20 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज होगा, 5 में कितना चार्ज होगा, तो C कितना है 3, और आपका जो C आना चाहिए वो तीनों से कम से भी कम आना चाहिए। B कितना है 9, 27 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से चला,
इसमें भी 27, इसमें भी 27। न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। F बराबर dp अपॉन dt। इससे आपको ये समझ में आ रहा है, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर इस बॉल को, ये बॉल है और एक दीवार है, जब इससे इलास्टिकली कोलाइड होगी, इसका मास m है, वेलोसिटी v है, इधर की वेलोसिटी प्लस v लेंगे, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, इधर की वेलोसिटी प्लस v लेंगे तो उधर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस v। तो p2 माइनस p1, और मान के चलो इस प्रोसेस में टाइम t लगा, माइनस mv अपॉन t, तो माइनस 2mv अपॉन t। अगर मैग्नीट्यूड बोलना है तो माइनस कर लेना। अगर ये तो एक बॉल है, अगर n बॉल पर सेकंड टकराती तो 2mn, और अगर n गोलियां होती तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बुलेट लौट के नहीं। जो न्यूटन सेकंड लॉ है, इसको अपन फंडामेंटल लॉ, मूलभूत नियम कहते हैं, क्योंकि इससे आप फर्स्ट भी बना सकते हो और सेकंड भी बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ से सेकंड थर्ड प्राप्त कर सकते हैं या सेकंड से फर्स्ट थर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप फर्स्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और थर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और ये लिखे कौन सी बुक में, तो एक बुक है प्रिंसिपिया। कब लिखी गई थी यह बुक, आइजैक न्यूटन, बताइए कब लिखी गई, 1687 में। तो प्रिंसिपिया बुक किसकी है, आइजैक न्यूटन की है। इसमें लीनियर मोमेंटम होता क्या है, रेखीय संवेग। तो अगर कोई वस्तु सीधे सीधे चल रही है, उसके पास मास तो है ही, वेलोसिटी भी है, चल रही है, इसलिए तो अगर दोनों को एक साथ बोलना है, पूरे मोशन के कैरेक्टर को डिफाइन करना है, तो अपन लीनियर मोमेंटम क्या कहेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। अब आप बताइए, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी डबल हो जाए तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। अगर हम इंपल्स की बात करें, इंपल्स आवेग, तो इंपल्स क्या होता है, व्हेन स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट पीरियड, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, बल इंटू समय अंतराल, एफ डी टी। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक साथ से लगा, एफ फोर्स और टाइम के, फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2, टाइम का टी, तो एम एल टी माइनस